एलर्जी टू काऊ मिल्क हमें देखना है। तो एलर्जी टू काऊ मिल्क होता है काऊ मिल्क से किसी भी प्रकार की एलर्जी हो या फिर काऊ मिल्क से बने हुए किसी प्रोडक्ट से किसी प्रकार की एलर्जी हो। प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकते हैं, आइसक्रीम्स हो सकते हैं, चॉकलेट्स हो सकते हैं, और भी जितनी भी सारी चीज़ें बना सकते हैं, उनसे अगर कोई एलर्जी हो तो ये काउज मिल्क एलर्जी में ही आएगा। अब एक चीज़ एलर्जी से रिलेटेड एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो सारी मेडिएटेड होते हैं हमारे बॉडी में पाए जाने वाली जो 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई और इम्यूनोग्लोबुलिन डी। याद कर सकते हैं गेम डी, GAME और डी, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इनमें जो IgE होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई होता है, यही मेडिएट करता है मैक्सिमम टाइप के एलर्जिक रिएक्शंस को। ठीक, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अब आते हैं फिर काउज मिल्क एलर्जी पे। तो काउज मिल्क एलर्जी में चीफ फैक्टर जो होता है एलर्जी का वो होता है बीटा लैक्टोग्लोबुलिन्स। बीटा लैक्टोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, जो एक मेजर प्रोटीन है जो काउज मिल्क में पाया जाता है, और यही ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है काऊ मिल्क एलर्जी के लिए। और भी बहुत सारे प्रोटीन हैं जैसे केसीन है, लैक्ट एल्बुमिन है, बोविन सीरम ग्लोबुलिन है, बोविन सीरम एल्बुमिन है। ये सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं एलर्जिक मैकेनिज़्म में, लेकिन जो मेजर है वो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन होता है। तो ज़्यादातर इसी की वजह से होता है। अब हम आगे चलते हैं। इतना हमने देख लिया व्हाट इज़ काउज मिल्क एलर्जी और इसके चीफ फैक्टर क्या हैं काऊ मिल्क एलर्जी के, वो है बीटा लैक्टोग्लोबुलिन। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे सामने कि अगर एलर्जी है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे। तो एक अगर जानेंगे कैसे, तो हम ज़्यादातर डिपेंड करते हैं उनके फीचर्स पे, उनके सिम्टम्स पे। कोई भी डिजीज हो, उनके सिम्टम्स और उनके फीचर्स हमें देखने होते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई इन सब चीज़ों से एलर्जी होती है, किसी खाने वाली चीज़ों से, तो उसके ना सिम्टम ज़्यादातर GIT पे ही देखने को मिलते हैं, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। तो इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलेंगी, और इसके अलावा अब आगे उनके एब्जॉर्प्शन के बाद कहाँ पे वो रुकेंगे, उस जगह पे उनके सिम्टम्स दिखेंगे। तो सेम चीज़ काउज मिल्क एलर्जी के साथ भी है। तो कुछ फीचर्स हैं जैसे वोमिटिंग, डायरिया, कॉलिक। ये एक्चुअली GIT से रिलेटेड हो गया ये तीनों। आगे जब क्या होता है, हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो जब वो पित्त को इन्वॉल्व कर रहा होगा या फिर रक्त को इन्वॉल्व कर रहा होगा, तो वहाँ पे रैसेस और हेमरेज वगैरह देखने को मिलने लगेंगे। फिर अगर वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे राइनाइटिस, ओटाइटिस मीडिया होता है जो मिडिल ईयर होता है हमारा, मिडिल ईयर का जो मिडिल वाला पार्ट होता है, उसमें स्वेलिंग्स आ जाती हैं उस मिडिल पार्ट्स में। इसके बारे में भी बात करेंगे कभी। अभी फ़िलहाल इतना जानिए कि ये ओटाइटिस मीडिया हमारी जो मिडिल ईयर होती है उसमें स्वेलिंग्स, कुछ पार्ट्स में स्वेलिंग आ जाती है, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है तो उससे राइनाइटिस, ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक कफ देखने को मिलता है। और ऐसे अगर चीज़ें जब होती रहेंगी लगातार, उसको एलर्जी बनी रहेगी, वोमिटिंग, डायरिया होता रहेगा, तो बच्चे में वेट गेन हो ही नहीं पाएगा, तो वही पुअर वेट गेन। ये कुछ फीचर्स हैं जैसे वोमिटिंग, डायरिया, कॉलिक, रेसेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज, राइनाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक कफ और पुअर वेट गेन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो जो काउज मिल्क एलर्जी के जो फीचर्स हैं वो सेम टू सेम इन्होंने अजीर्ण के अकॉर्डिंग बताया है, अजीर्ण के समान बताया है। जो भी अजीर्ण के लक्षण होते हैं जैसे विषादो, गौरवम, तंद्रा, श्लेष्म सेक, अरति, भ्रम और स्वस्थ वृत्त उपरोध। हम स्वस्थ रह ही नहीं पाएंगे जब ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये अजीर्ण के
समान ही काउज मिल्क एलर्जी के फीचर्स बता दिए हैं। अब इन्होंने बताया है कि जैसे जो भी एक सीक्वेंस होता है हमारे आयुर्वेद में, या फिर आयुर्वेद कह लें, एलोपैथ कह लें, सब में एक सीक्वेंस होता है किसी भी डिजीज़ के आगे प्रोग्रेस होने का। तो अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर ये परेशानी, ये डिजीज़ कोष्ठ तक सीमित है या फिर रस धातु तक सीमित है, तो वो जीआईटी और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन दोनों को इन्वॉल्व करेगा, जीआईटी और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करेगा, और इनके सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे वोमिटिंग, डायरिया, कॉलिक, राइनाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक कफ, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जब कोष्ठ और रस धातु तक सीमित रहेगा। अगर यही आगे स्थान संश्रय वगैरह होके रक्त धातु को भी इन्वॉल्व कर लेता है, तो रैसेज और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज हमें देखने को मिलने लगेगा। ऐसे ही आगे और इन्वॉल्व करेगा और किसी धातु को, तो उसके लक्षण देखने को मिलेंगे, एज सो ऑन। अब हम बहुत ही कम में डील कर रहे हैं इसको, तो मैनेजमेंट में जब हम आते हैं, हमें कैसे मैनेज करना है। अगर कोई आगे जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी और उतनी आसानी से हम ठीक कर पाएंगे किसी को। प्राइमरी स्टेज में आया कोई भी कि बच्चे को इस तरीके की परेशानी आ रही है ये काउज मिल्क लेने के बाद, तो हमें क्या करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमें दीपन, पाचन और विषहर चिकित्सा करनी चाहिए। दीपन, पाचन और विषहर चिकित्सा इनिशियली हमें यही करना होता है। सारे जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों में दीपन पाचन करना होता है, यहाँ भी वही करेंगे। और दूसरी चीज़ इन्होंने बताई है कि क्षीर अल्सर की चिकित्सा हम करेंगे, कब करेंगे, जब वो रस धातु तक, कोष्ठ तक इन्वॉल्व हो, तो हमें क्षीर अल्सर की चिकित्सा करनी चाहिए।